प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, कृत्रिम गर्भधान केंद्र बठिंडा से। आज हम बात करेंगे ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है और इसके हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे हैं, किसानों को इसका कैसे फ़ायदा पहुंचता है। अगर हम कृत्रिम गर्भधान की डेफिनेशन की बात करें, ये होती क्या है। मादा के प्रजनन अंगों में किसी खास समय पर और किसी खास जगह पर बनावटी तरीकों से वीर्य रखने की प्रक्रिया को हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं या कृत्रिम गर्भधान कहते हैं। ये सभी को बात समझ में आनी चाहिए। मादा के प्रजनन अंगों में किसी खास जगह पर और किसी खास टाइम पर बनावटी तरीकों से जो हम सीमन रखते हैं उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अगर ये सीमन हम लोग बनावटी तरीकों से ना रखें, इसको किसी काऊ बुल रखे या इसको कोई बफलो बुल रखे, तो उसको हम लोग नेचुरल सर्विस बोलते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 50-60 सालों से सारे हिंदुस्तान में पहले नेचुरल सर्विस ही होती थी। लेकिन पिछले 50-60 सालों से कुछ ऐसा माहौल बदला है, हम लोग नेचुरल सर्विस से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ चल रहे हैं। लेकिन बात सोचने में ये आती है कि हम लोगों को ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब नेचुरल सर्विस के गायें नए दूध हो रही थी, भैंसें नए दूध हो रही थी, बच्चे पैदा हो रहे थे, दूध पैदा हो रहा था, नस्ल का सुधार भी हो रहा था, तो हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ झुकने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्या क्या हम लोगों के इसके फ़ायदे हैं, क्यों, ताकि हम लोग इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को सारे हिंदुस्तान में इसको अडॉप्शन की ज़रूरत पड़ गई। प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग सीमन यूज़ करते हैं, जो वीर्य यूज़ करते हैं, जो वीर्य के टीके यूज़ करते हैं, वो उन बुल से लिए होते हैं जिनको हम लोग एलाइट बुल बोलते हैं। एलाइट बुल्स वो बुल होते हैं जिस बुल का हम लोगों को 3 पीढ़ियों का पिछला रिकॉर्ड, उसके बाप का रिकॉर्ड कैसा है, उसके दादा का रिकॉर्ड कैसा है, उसके परदादा का रिकॉर्ड कैसा है, वो कैसे कैसे कैरेक्टर्स अपने बच्चों को ट्रांसमिट करते हैं। अगर एक बाप ने 6 गायों को नए दूध किया, जो 6 गायों के बच्चे पैदा हुए, क्या उन बच्चों में माँ के कैरेक्टर आए या उस बच्चों में बाप के कैरेक्टर्स आए। अगर हम लोगों को 3 पीढ़ियों में ऐसे पता चलता है कि उसके दादा ने, जो उसके परदादा ने जो बच्चे पैदा किए, उसमें भी सारे वही कैरेक्टर्स आए जो उसके परदादा के कैरेक्टर थे। आगे जो उसके दादा, उसके बच्चे ने बच्चे पैदा किए, उसको हमने को दादा बोला, जो उसने बच्चे पैदा किए, उसमें भी वो सारे अच्छे कैरेक्टर्स थे जो उसके दादा में थे। उसके बाद अगर हम तीसरी पीढ़ी, उसके बाप ने कैसे बच्चे पैदा किए, उसके बच्चे भी ऐसे थे, उसमें सभी कैरेक्टर्स अपने बच्चों में वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र किए जो उसमें अच्छे कैरेक्टर्स थे। तो उन बेसिस पे हम लोग असर्टन करते हैं कि जो सीमन अब हम यूज़ करेंगे उसके बच्चे भी उन कैरेक्टर के साथ पैदा होंगे जो हमारे हित में है, जो डेयरी फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन इसमें हम लोग क्या कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, किस कैरेक्टर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग देखते हैं कि उसके बाप के माँ की दूध की प्रोडक्शन कितनी है। पहला कैरेक्टर क्या देखेंगे, दूध की प्रोडक्शन कितनी है। दूसरे हम कैरेक्टर देखेंगे उसके डेयरी कैरेक्टर्स, उसको हम बोलते हैं डेयरी कैरेक्टर्स कैसे हैं। डेयरी कैरेक्टर में शरीर उसका कितना लंबा है, उसकी पिछली जो टांगें हैं कितनी ऊपर हैं, कितनी पीछे से चौड़ी हैं, उसके टेस्टिकल्स का फाल कितना है, उसके सिंगों का अगर सिंग है तो उसका शेप कैसा है, उसके मुंह के असली कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसकी गर्दन कैसी है। और ऐसे कैरेक्टर्स को हम रिकॉग्नाइज करके फिर हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। वो भी 3 पीढ़ियों पे डिपेंडेंट होता है। जितने भी हम लोग जिन बुल्स का हमसे लोग सीमन कलेक्ट करते हैं, उसमें ये कैरेक्टर्स को हम लोग 3 जनरेशन तक स्टडी करना पड़ता है, तब हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसका ये बुल सीमन देने के लिए फिट है, इसके बच्चे हम लोगों को अच्छे पैदा होंगे। लेकिन नेचुरल सर्विस में ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि नेचुरल सर्विस में अगर हम लोग, हमारे हिंदुस्तान में लाखों, पहली गल तो कितनी स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स में कितने गांव हैं, उन गांव में कितनी गायें हैं और कितनी भैंसें हैं। हम लोगों को हर गांव में
एक काऊ बुल, एक बफलो बुल देना होगा, और इतने ज़्यादा लाखों गाँव में हम इतने काऊ बुल्स दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली अफेयर होगा। और ऐसे में हम लोग एक गाय का, एक नस्ल का काऊ बुल देके फिर भी हम लोगों का काम नहीं चलेगा। हम लोगों को एक से ज़्यादा काऊ बुल्स देने पड़ेंगे जो अलग अलग ब्रीड्स के होंगे। कोई एचएफ का होगा, कोई जर्सी का होगा, कोई साहीवाल का होगा, जैसी उन लोगों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इतने ज़्यादा बुल सप्लाई करना, ये हिंदुस्तान सरकार के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। सो इसलिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके को चुना है, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके के जरिए हम लोग उस गांव में हर तरह का सीमन एक छोटे से सिलेंडर में लेके जा सकते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। दूसरी बात आती है कि जिस एक काऊ बुल ने अगर एक गाय को सर्व किया, उसकी नेचुरल सर्विस की, जितना सीमन वो उस गाय के अंदर गिराता है, इसकी नॉर्मल क्वांटिटी होती है 5 से 6 ml। वो 5 से 6 ml वीर्य से केवल एक गाय ही प्रेग्नेंट होगी। ये बात सभी समझते हो। लेकिन अगर हम लोग उस सीमन को कलेक्ट करके, उस सीमन को इकट्ठा करके हम लोग उसके काउस के टीके तैयार करें, तो कम से कम उसमें 100 से लेके 150 तक टीका तैयार होता है। तो हम उसी सीमन से, जिसमें नेचुरल सर्विस से केवल एक गाय कवर होगी, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसी सीमन से कम 100 या 150 गाय तक भी हम लोग नए दूध कर पाते हैं। यानी कि एक सीमन के इजैकुलेशन से एक गाय को कवर करने के बजाय अगर हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से 100 से 150 गायें कवर कर पाएँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर हमारी गायों का कवर हो जाएगा हिंदुस्तान में। तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट होगा ब्रीड का, वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ होगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो तीसरी बात क्या आती है, अगर हम लोग जो सीमन हम लोग कलेक्ट करते हैं, गांव में हम लोगों ने देखा है जो काऊ बुल्स या बफलो बुल्स रखे जाते हैं, अगर किसी एक गाय को या एक भैंस को उसको प्रजनन अंगों की कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई, जब उसको नर ने कवर किया तो जो इन्फेक्शन वो मादा से नर को जाती है। अगर नर को इन्फेक्शन होगी तो जितनी भी गायों को वो कवर करेगा, सभी में ऐसी इन्फेक्शन ट्रांसमिट्स होती जाएगी। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो गायों से नर को और नर से मादा को संभोग के कारण या सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण होती हैं। लेकिन जब हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, तो जब हम इन काऊ बुल्स का सीमन कलेक्ट करते हैं, सीमन कलेक्ट करने के बाद जब हम उसकी इवेल्युएशन करते हैं, हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं वीर्य की, अगर हम लोगों को लगता है कि इसमें कोई बीमारी के जरासीम हैं, तो हम एंटीबायोटिक्स ऐड करके उस सारे सीमन को जर्मों से रहित करते हैं, ताकि जो टीके हम उससे तैयार करें उसमें कोई बीमारी के जरासीम ना हो। और जिन गायों को हम वो सीमन यूज़ करेंगे, जिन भैंसों को हम सीमन यूज़ करेंगे, उसमें इन्फेक्शन उस सीमन के जरिए ट्रांसमिट नहीं होती। लेकिन नेचुरल सर्विस में हम इसको कंट्रोल कर नहीं पाते। ये तीसरी बात है। इसलिए बीमारियों का कंट्रोल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में 100% हो जाता है। चौथी बात आती है, कई बार आप लोगों ने सोचा होगा कि हमारे कई गांव की ब्रीड्स ऐसी हैं जो बहुत छोटे साइज़ की हैं, उनका बहुत छोटा साइज़ होता है। अगर हम उनकी नस्ल का सुधार करना चाहें, जिन नस्ल से हम उनका सुधार करना चाहेंगे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम लोग गायों के लिए एचएफ नस्ल यूज़ करते हैं या जर्सी के बुल्स यूज़ करते हैं, अगर हम लोग उसका देसी गाय बनाना चाहें तो हम लोग साहीवाल का सीमन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर गाय की ब्रीड्स बहुत छोटी हैं, जैसे हमारे हिली एरियाज में अक्सर होता है, या कुछ वेस्टर्न सदर्न स्टेट्स में हमारे होता है जिनकी गायों की नस्ल है वो बहुत छोटे साइज़ की है, अगर हम उसको नेचुरल सर्विस से किसी एचएफ के बुल के साथ कवर करवाएं, तो उनके शरीर में आपस में असमानता बहुत होती है। छोटी गायों को जो ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, उनको बहुत बड़े बुल उनको कवर कर नहीं पाते, उनकी नेचुरल सर्विस हो नहीं पाती, क्योंकि उनका साइज़ एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। अगर कई बार थोड़ा सा साइज़ बड़ा भी हो जाए, तो कई बार जो छोटे वेट की गायें हैं वो इतने भारी वेट को नेचुरल सर्विस के वक्त टॉलरेट कर नहीं पाती, तो उसमें कई गायों का नुकसान भी होता है।
इसलिए ये ऐसा नहीं होता केवल गायों में, कई बार क्या है गायों का साइज बड़ा होता है लेकिन हमारे पास जो मेल बुल्स हैं उनका साइज छोटा होता है, वो जंप लेके उनको कवर कर नहीं पाते। तो इसलिए अगर नर और मादा के शरीर में असमानता है लेकिन हम लोग नस्ल सुधार करना चाहते हैं तो ऐसे असमानता वाले पशुओं में नस्ल सुधार होना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमने जब सीमन अंदर रखना है वो किसी न किसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन ने अंदर रखना है, केवल उसकी एक बाँह, इसकी एक आर्म ही अंदर जाता है तो हम लोग आसानी से वो सीमन रख पाते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं होती। दूसरी बात एक और है, कई ऐसे रिमोट एरियाज हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा प्लेन एरिया है, इसमें दूर दूर तक गांव बसे हुए हैं और कई गांव बहुत छोटे हैं जहां पे लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत कम है और पशुओं की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अगर किसी गांव में 15, 20, 25 पशु हैं तो उनके लिए 15, 20, 25 पशुओं के लिए अगर हम नेचुरल सर्विस करना चाहें तो हम लोगों बाहर से वहाँ पे बुल्स को लेके जाना ये असंभव सी बात होती है, ये वहाँ पे जा नहीं पाते। ये उन एरियाज़ में होता है जो एरियाज़ बहुत रिमोट हैं, दूर दूर हैं, स्पेशली इन दी डेजर्ट एरियाज़ में ऐसा होता है, हिली एरियाज़ में ऐसा होता है। तो लेकिन ऐसे केसेस में हम लोग सीमन को अपने गैस सिलेंडर में डाल के अपने मोढ़े पे रख के उसको बड़ी आसानी से मोटरसाइकिल पे लेके वहाँ पे पहुँच सकते हैं और हम उसकी यही सही मौके पर कर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल सर्विस में पॉसिबल नहीं है। और कई बार क्या होता है, अगर एक मान लो एक काऊ बुल है, एक गाँव में एक काऊ बुल है या एक बफलो बुल है, किसी ने उसके कोई सोटी लगा दी या उसके कोई इंजरी कर दी या किसी और बीमारी से, मान लो फुट एंड माउथ की बीमारी आ गई, उसके पैरों में लेमनेस आ गई, ये ट्रॉमेटिक इंजरीज के कारण भी हो सकती है, किसी बीमारी के कारण भी हो सकती है, अचानक कई बार गिरने के कारण भी हो सकती है। किसी भी कारण अगर काऊ बुल को इंजरी हो गई या उसको लेमनेस हो गई तब वो काऊ बुल उस गाय, किसी भी गायों को माउंट कर नहीं पाएगा, उसके ऊपर माउंट करके वो सर्विस दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी टांगों में ऑलरेडी लेमनेस है या जख्म है। लेकिन अगर हम लोग ऐसी काऊ बुल्स का या ऐसे बफलो बुल्स का जो लेम हो या वूंडेड हो, अगर हम लोगों को उसके सीमन की ज़रूरत है, हम उसके सीमन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए सीमन सटरा तैयार करना चाहते हैं तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके उससे हम लोग सीमन निकाल सकते हैं। हम लोगों को उसको माउंट करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, केवल इलेक्ट्रिक शॉक देके हम उसका सीमन कलेक्ट कर सकते हैं और उसके टीके तैयार करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। अगली एक बात और आती है, कई बार क्या होता है कि अगर एक जो काऊ बुल जो हम लोगों को नेचुरल सर्विस दे रहा है गाँव में या किसी रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद वो किसी भी गाय को कवर कर नहीं पाएगा। इट्स वेरी क्लियर, अगर उसकी डेथ होगी तो कवर करने का सवाल ही खत्म, जिस दिन उसकी डेथ होगी कवर करना भी साथ में ख़त्म हो गया। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम किसी भी काऊ बुल का सीमन जितना हम लेते हैं, उसके टीके तैयार करते हैं, जितने टीके हमारे यूज़ हो जाते हैं इट्स ओके, लेकिन जो टीके हमारे यूज़ नहीं होते उसको 15 साल तक भी हम लोग जीवित उसको स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। उसमें कोई नुकसान नहीं होता, उसकी कोई एक्टिविटी कम नहीं होती, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल मेंटेन रहती है। हम लोग उसकी डेथ के 15 साल के बाद भी उसका वीर्य हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज़ कर पाते हैं। और एक बात और भी है, अगर हम छोटे छोटे गाँव की बात करें या छोटे छोटे हमारे सूबों की बात करें तो उसमें हम लोगों को कितने ये बुल्स परचेज़ करने पड़ेंगे, कितने बुल्स लेने पड़ेंगे और उस बुल्स की कॉस्ट कितनी होगी। हमारा जो एक किसान भाई है या हमारा डेयरी फार्मर्स है, हिंदुस्तान में डेयरी फार्मर्स के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है, उन लोगों के पास इतने ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें नहीं हैं। वो 10 से 15 या 5-7 पशु रख के उन 5-7 मादा पशु के रखने के साथ साथ वे एक काऊ बुल को साथ नहीं रख पाते, क्योंकि अगर 5-7 गायों के लिए अगर वे वो काऊ बुल रखेंगे तो काऊ बुल का जितना उसको 5-6 गायों में दूध बेच के पैसे बचेंगे उतना खर्चा उसको काऊ बुल को उसको पालने में उसका खर्च हो जाएगा, तो उसका नेट प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर उसके पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए या कोई डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है तो किसी भी डॉक्टर को
टेलीफोन करके वो बुला सकता है और टेलीफोन करके डॉक्टर उसकी एआई कर सकता है, तो उसको काऊ बुल या बफलो बुल को रीयरिंग करने के, उसको पालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए इन सारी बातों का निचोड़ क्या आता है, अगर हम हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा उसको स्पीड से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या नस्ल सुधार हम बहुत ज़्यादा स्पीड से करना चाहते हैं, और उस सर्विस के दरमियान नर से मादा को कोई इन्फेक्शन भी ना हो, इन्फेक्शन को बचाने हेतु हम लोग हमेशा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विसेज का यूज़ करते हैं, और ये बातें नेचुरल सर्विस में पॉसिबल नहीं हैं। पर इसके साथ साथ, इसके लाभ के साथ साथ कुछ इसकी हानियाँ भी होती हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के क्या हम लोगों को नुकसान हैं, तो इसके नुकसान कैसे होते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग एआई गन से सीमन अंदर डालते हैं। जो हमारे अंदर डालने का, सीमन अंदर डालने का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग एआई गन बोलते हैं। वो एआई गन हम लोगों को बाहर से, जो उसके ऐसे दो वल्वा होते हैं, जब वल्वुलर लिप्स होते हैं, इसको थोड़ा सा चौड़ा करके इसके अंदर हम लोगों को एआई गन डालनी होती है। लेकिन हीट के वक्त ये देखा गया है कि आम तौर पे जो मादा पशु हैं उनको लूज मोशन साथ में लगते हैं। ये थोड़ा सा हार्मोनल एक्टिव भी है, थोड़ा सा पशु घबराया भी होता है। वो बार बार जब हम अंदर हाथ डालते हैं, रेक्टम के जरिए हाथ डाल के जब हम उसकी बच्चेदानी की, जो उसका मुंह है, जो सर्विक्स को पकड़ते हैं, तो बार बार पशु गुहा करता है। जब गुहा करता, वो गुहा कहाँ पे लगता है, उसके जो ऐसे वल्वा है, वल्वा के ऊपर चिपक जाता है। अगर हम लोग एआई करने वक्त इसको साइड में अलग ना करें, दोनों वल्वुलर लिप्स को, तो कई बार हमारी एआई गन के ऊपर ये गोहे के कण चिपक जाते हैं। और अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी अनगहली की, या डेयरी फार्मर्स ने थोड़ा सा भी इसका ध्यान नहीं रखा, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन ने इसका ध्यान नहीं रखा, तो जो गोबर के कण कहाँ पे जाएंगे, ये आपकी एआई गन के साथ बच्चेदानी के भीतर तक जाएंगे। क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो सीमन डालते हैं वो बच्चेदानी के शरीर तक जाके डालते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने की व्यवस्था बढ़ भी सकती है। लेकिन ये व्यवस्था क्यों बढ़ी? क्योंकि एआई करने वालों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। दूसरी बात, कई बार जब एआई जो टेक्नीशियन होता है उसको इस बात का पूरा ध्यान नहीं होता, पूरा उसको काम करने में उसका एक्सपर्टाइजनेस नहीं होती, तो वो जब इस एआई गन को हम अंदर पास करते हैं, अंदर से जो सर्विक्स का मुंह होता है बहुत कई बार टाइट होता है, स्पेशली हीफर्स में, उनमें बहुत टाइट होता है। आप लोगों को एआई गन को अंदर डालने में थोड़ी सी इतनी आसानी नहीं होती। कई बार बंदा खुद घबरा जाता है, घबराने के कारण वो उसके योनि वाले पार्ट में, जहाँ पे नर सीमन गिराता है, उसमें कई बार एआई गन से उसकी इंजरी कर देता है। इंजरी वजाइना में हो या इंजरी उसके सर्वाइकल पार्ट में हो, दोनों जगह पे इंजरी होना ये कंसेप्शन के हक में नहीं है। उसमें पशुओं का जो प्रेगनेंसी है वो कम होती है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि अगर बंदा थोड़ा सा भी अनजान है या टेक्निकली साउंड नहीं है, तो वो एआई करने वक्त इंजरी करके वहाँ पे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकता है। तीसरी बात आती है, जब हम लोग एआई गन अंदर पास करते हैं तो हम एआई गन को ऊपर से ये प्लास्टिक शीट जो कि स्टरलाइज्ड होती है, हम उसको उस पर कवर कर लेते हैं। लेकिन कई बार जिन बंदों के पास प्लास्टिक शीट प्रॉपर नहीं होती, या इस बात का ख्याल नहीं रखते, या एआई गन को ऊपर से प्लास्टिक शीट से कवर नहीं करते, या ऑलरेडी यूज्ड प्लास्टिक शीट को दोबारा यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चौथी बात, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए हम लोगों को टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है, और टेक्नीशियंस को सिखाने के लिए हम लोगों को इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम लोगों का सरकार का पैसा भी खर्च होता है। तो कुछ एक्सटेंट तक अगर हम इसके नुकसान की बात करें, तो नुकसान कहाँ से होता है? नुकसान केवल इसका तब होगा
अगर आप लोगों को एआई करने की प्रॉपर टेक्निक नहीं है, केवल तभी इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कुछ नुकसान होने की व्यवस्था बन जाती है। अगर हम लोगों के पास अच्छे टेक्नीशियंस हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं टेक्नीशियंस हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कोई भी आप लोगों को नुकसान नज़र नहीं आएगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम हिंदुस्तान में जो हमारी देसी गायें हैं जिनके दूध की प्रोडक्शन एवरेज 2-3 लीटर डेली की है, 600-700 लीटर पर लैक्टेशन से भी कम है, लेकिन उसके बनिस्बत जो विदेशी गायें हैं जैसे आपकी एचएफ होगी, आपकी जर्सी होगी, इनके दूध की प्रोडक्शन 50 से 100 लीटर डेली तक है, जहां मान के चलें ये कम से कम इनकी जो दूध की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे देसी पशुओं से। अगर हम अपने देसी पशुओं की नस्ल का सुधार करना चाहते हैं और नस्ल का सुधार हम सारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लार्ज स्पीड से करना चाहते हैं, हम ब्रीड का सुधार बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड से करना चाहते हैं, तो हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को अपनाना ही होगा। चाहे नेचुरल सर्विस से इसका कंसेप्शन रेट थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन तो अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अडॉप्ट करेंगे, जो हमारी ब्रीड का सुधार की स्पीड है या ब्रीड की अपग्रेडेशन इसको बोलते हैं, ब्रीड की जो अपग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होगी, और जितनी ब्रीड की अपग्रेडेशन ज़्यादा तेज़ी से होगी उतनी दूध की प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में तेज़ी से बढ़ेगी। और यही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े, केवल बढ़े नहीं, प्रति पशु के हिसाब से उसकी दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। यही हम लोगों का टारगेट है, इसी टारगेट के लिए हम लोगों को चलना है, ताकि जितना दूध हम ज़्यादा यहाँ पे हिंदुस्तान में पैदा कर पाएंगे उतने दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स हम विदेशों में भेज पाएंगे। तो उसमें हम लोगों की जो आर्थिक हालात है वो हमारे किसानों को या डेयरी फार्मर्स को वो उतने ही अच्छे होंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम ये करवाते हैं तब जो क्रॉस होता है, अगर हमारी एचएफ गाय है उसका क्रॉस हम साहिवाल से करवाते हैं, तो उसके जो बच्चे आते हैं वो साहिवाल जैसे नहीं आते, जो एचएफ गाय जैसे आते हैं। इसका क्या हम? हाँ प्यारे किसान भाइयों, ऐसे है, जब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, एक नस्ल को दूसरी नस्ल से क्रॉस करवाना। जैसे जिस इस बच्चे ने पूछा है, एचएफ की गाय को अगर हम साहिवाल के बुल के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो उसमें आगे कैसे कैरेक्टर आते हैं, उस बच्चों के कैसे कैरेक्टर आएंगे। दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे दूध की प्रोडक्शन होगी, दूध की प्रोडक्शन अगर एचएफ की गाय की दूध की प्रोडक्शन जिससे हमने उस गाय का इस गाय की क्रॉस ब्रीडिंग हमने साहिवाल से करवाई है, अगर उस एचएफ की गाय का 40 लीटर दूध है और जिस साहिवाल का बुल का हमने सीमन यूज़ किया है उसके माता की दूध की प्रोडक्शन 20 केजी है, तो उसके जो बच्चे में जो दूध की प्रोडक्शन की योग्यता आएगी 40 + 20 60, 2 के डिवाइड 30 केजी, तो उस बच्चे की दूध की क्षमता 30 लीटर प्रतिदिन होनी चाहिए। ये बात समझ रहे हो? दूध की प्रोडक्शन, दोनों की दूध की प्रोडक्शन को ऐड करके हम एवरेज लेते हैं, दूध की प्रोडक्शन ऐसे आती है। लेकिन कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान लो कलर का कैरेक्टर हो गया, जो एचएफ का जो बॉडी का कलर होता है वो वाइट और ब्लैक होता है, उसके वाइट और ब्लैक पैचेस होते हैं, समझ रहे हो सभी। लेकिन साहिवाल का जो कैरेक्टर होता है उसका बॉडी कलर वो हमेशा रेडिश येलो होता है, समझते सभी बात ये। अब बात है कि जब एक मेल का नर का मादा से संभोग होता है, कलर के कैरेक्टर्स नर से भी आते हैं, मादा से भी। बच्चे में जो बच्चा बनता है, जो अंडा माँ से आता है, उसमें भी कलर के कैरेक्टर होते हैं। जो स्पर्म मात पिता से आता है उसमें भी कलर के कैरेक्टर्स होते हैं। वो अपने माँ बाप का कैरेक्टर लेके आएगा और अंडा अपनी माँ का कैरेक्टर लेके आएगा। अब हम केवल कलर के कैरेक्टर की बात करते हैं, लेकिन जब बच्चे में कैरेक्टर आएंगे दोनों आ सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट भी आ सकता है और रेडिश ब्राउन भी आ सकता है। लेकिन बात एक होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स, एक होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स। इन दोनों कलर्स में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है,
ये बात समझते हैं मेरी? अगर हम पानी में, हमारा पानी अगर हम उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें तो उसका रंग दूध जैसा हो जाता है, क्योंकि दूध का कलर डोमिनेंट है पानी से। कलर कैसा बनेगा? दूध जैसा बन जाएगा। अगर हम पानी की बाल्टी में थोड़ी सी लाल दवाई डाल दें तो उसका कलर कैसा बनेगा? पिंकिश, क्योंकि पिंक कलर उस कलरलेस पे डोमिनेंट है। तो जो रिजल्टेंट चीज बनेगी वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, बच्चे में अगर रेडिश ब्राउन डोमिनेंट कैरेक्टर तो रेडिश ब्राउन कलर आएगा। अगर उसमें डोमिनेंस नॉर्मली वाइट और ब्लैक की है तो वाइट और ब्लैक डोमिनेंट आएगा। इट इज ए डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कौन सा कैरेक्टर, कलर का कैरेक्टर, माता पिता के दोनों कैरेक्टर्स में कौन सा डोमिनेंट है वो बच्चे में आएगा, दूसरा बच्चे में नहीं आएगा। कई केसेस में अगर हम एचएफ और साहिवाल का क्रॉसेस करें, कई केसेस में ये क्या होगा, ये कलर ब्लैक एंड वाइट भी आएगा, कई कलर्स में थोड़ा सा ब्राउनिश भी साथ में आ जाता है, और कई केसेस में हमने देखा है रेडिश ब्राउन भी आता है। ये जरूरी नहीं कि एचएफ का कैरेक्टर आएगा, ये डिपेंड करता है कौन सा कैरेक्टर उसमें डोमिनेंट है। लेकिन कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे जो देसी गाय साहिवाल होगी उसके ऊपर हमेशा हम्प होगा। ये बात समझते हो? हमारे देसी गाय के ऊपर हमेशा हम्प होगा, लेकिन जब विदेशी एचएफ गाय है या उसका गाऊ बुल है उसके ऊपर हम्प नहीं होता। लेकिन जो हमारे बच्चों में कैरेक्टर आएंगे उसमें हम्प हमेशा खत्म हो जाता है। हम्प की उसमें डोमिनेंसी नहीं रहती, उसमें जो उसका स्टेट बॉडी है ऊपर से, उसकी जो बॉडी स्टेट है, हमेशा वो दोगले बच्चों में हमेशा स्टेट कैरेक्टर आएगा, उसमें हम्प का कैरेक्टर कभी नहीं आएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैसे कैरेक्टर्स बाप से, बच्चों से, माता पिता से बच्चों में जो सर, जैसे अपने देसी गाय को विदेशी गाय से मतलब नस्ल सुधार करते हैं, तो सर कौन सी जनरेशन में वो नस्ल सुधार आएगी? अच्छा, तो प्यारे किसान भाइयों, ये बात ऐसे है, अगर हम लोग अपने देसी हिंदुस्तान की देसी गायों को विदेशों के विदेशी बुल्स के साथ या उसके सीमन के साथ इसकी हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, तो मैंने आपको बोला था ये 50% कैरेक्टर दोनों तरफ से आते हैं। और हम लोगों का क्रॉस ब्रीडिंग करने का मेन एजेंडा क्या है, किस बेस पे हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य केवल दूध की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। जो लोग हम लोगों ने हिंदुस्तान में क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम चलाया हुआ है वो केवल दूध की क्वांटिटेटिवली, दूध की क्वांटिटी को सुधार करना है, उसको इम्प्रूव करना है। और जब हम लोग अपनी देसी गायों का किसी विदेशी, मान लो एचएफ से, एचएफ के बुल से उसका क्रॉस करवाते हैं, जो पहली जनरेशन की बच्ची बनिएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। पहली जनरेशन की बच्चियों को क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। उसमें 50% कैरेक्टर हमारे दो के देसी गाय के आएंगे और 50% उसमें कैरेक्टर विदेशी बुल के आएंगे, यानी कि एचएफ के आएंगे। तो जो दोगली बच्ची बनेगी उसमें 50% कैरेक्टर होंगे एचएफ के और 50% होंगे उसके देसी की। अगर हम दूसरी बार उस जो F1 की जनरेशन की बच्ची बनी जिसमें 50% देसी कैरेक्टर हैं और 50% विदेशी कैरेक्टर हैं, अगर दोबारा फिर हमने उसको विदेशी बुल से एई करवा दी तो उसकी जो सेकंड जनरेशन की बच्ची बनेगी उसमें 50 में से 25 रह जाएंगे देसी कैरेक्टर और विदेशी की तरह 50 + 25 मोर 75% उसमें हो जाएंगे विदेशी कैरेक्टर, 25% रह जाएंगे देसी कैरेक्टर। अगर हम ऐसे जो बच्चियां हमारी बनती हैं अप टू 7th जनरेशन, 7 जनरेशन के बाद इसमें जो कैरेक्टर्स विदेशी आ जाएंगे वो 97.97 पॉइंट समथिंग आ जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 97.5%। लेकिन उसमें एचएफ का बुल जो बिल्कुल प्योर सीमन चाहिए हमको, तो उसमें 2.5 या 3% देसी कैरेक्टर रह जाते हैं। ऐसे पशु को, ऐसी दोगली बच्ची को जिसमें 7th जनरेशन तक 97% कैरेक्टर विदेशी आ जाते हैं, हम उसको विदेशी मानने लगते हैं। लेकिन 100% कैरेक्टर तो देसी गाय में 100% वो विदेशी कभी भी नहीं बन सकती, 100% कभी हो ही नहीं पाती। अगर 97% तक पहुंच जाए तो उसको हम लोग विदेशी मान लेते हैं। ओके।